वही करते हैं जो उनके माता पिता ने किया था। वे हर दिन उठते हैं और पैसे के लिए काम करने चले जाते हैं और यह सवाल पूछने का समय ही नहीं निकालते हैं। क्या कोई दूसरा तरीका है? उनके दिमाग नहीं, उनकी भावनाएं उनकी सोच को नियंत्रित करती हैं। माइक ने पूछा, क्या आप भावनाओं की सोच और दिमाग की सोच का फर्क बता सकते हैं? क्यों नहीं, मैं इसे सारे समय सुनता हूँ, अमीर डैडी ने कहा। मैं ऐसी बातें सुनता हूँ। देखिए, हर किसी को काम करना होता है, या अमीर बदमाश होते हैं, या मैं दूसरी नौकरी खोज लूँगा। मैं इस वेतन वृद्धि का हकदार हूँ। आप इस तरह मेरा शोषण नहीं कर सकते। या मुझे यह नौकरी इसलिए पसंद है क्योंकि यह सुरक्षित है, कोई भी यह नहीं पूछता। क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मैं यहाँ नहीं समझ रहा हूँ? इस सवाल से भावनात्मक विचारों की जंजीर टूट जाएगी और तुम्हें ज़्यादा अच्छी तरह सोचने का समय मिल जाएगा। जब हम दोबारा स्टोर की ओर बढ़े तो अमीर डैडी ने स्पष्ट किया कि अमीर लोग सचमुच पैसे बनाते थे, वे इसके लिए काम नहीं करते थे। उन्होंने आगे बताया कि जब माइक और मैं शीशे से 5 सेंट के सिक्के ढालते समय सोच रहे थे कि हम पैसे बना रहे थे, तो हम इस तरह सोचने के काफ़ी करीब थे जिस तरह अमीर लोग सोचते थे। समस्या यह थी कि सिक्के ढालना सरकार और बैंकों के लिए कानूनी था, लेकिन हमारे लिए गैर कानूनी था। उन्होंने हमें बताया कि शून्य से पैसे बनाने के कानूनी तरीके भी होते हैं। अमीर डैडी ने बाद में बताया कि अमीर लोग जानते हैं कि पैसा एक भ्रम है जो दरअसल गधे के सामने लटकी गाजर जैसा है। सिर्फ डर और लोभ की वजह से ही अरबों लोग पैसे के भ्रम में फंसे रहते हैं और यकीन करते हैं कि पैसा असली है। यह नहीं है, पैसा दरअसल बनाया गया है। जनता के अज्ञान और विश्वास के भ्रम की वजह से ही ताश का यह महल खड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि पहले अमेरिका में स्वर्ण पैमाना प्रचलित था और बाद में हर डॉलर का नोट दरअसल चांदी का प्रमाण पत्र हो गया। उन्होंने इस अफवाह से चिंता हो रही थी कि किसी दिन हम स्वर्ण पैमाने को छोड़ देंगे और हमारे डॉलर के पीछे किसी वास्तविक संपत्ति का समर्थन नहीं होगा। बच्चों, अगर ऐसा होता है तो कोहराम मच जाएगा। गरीब, मध्यवर्गीय और अज्ञानी लोगों की जिंदगी सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाएगी क्योंकि वे यकीन करते रहेंगे कि पैसा वास्तविक है और वे जिस कंपनी या सरकार के लिए काम करते हैं वह उनकी देखभाल करेगी। उनकी बातें दरअसल उस दिन हमें समझ में नहीं आ रही थीं, लेकिन आगे के सालों में इनमें काफ़ी समझदारी नजर आई। वह देखना जो दूसरे नहीं देख पाते। जब अमीर डैडी अपने छोटे सुपरमार्केट के बाहर अपने पिकअप ट्रक में चढ़े तो उन्होंने कहा, काम करते रहो बच्चों, लेकिन तुम तनख्वाह की आवश्यकता को जितनी जल्दी भूल जाओगे, तुम्हारी आगे की जिंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करते रहो, मुफ्त में काम करते रहो और जल्द ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसे बनाने के तरीके दिखाने लगेगा, जिनसे तुम्हारी इतनी ज़्यादा कमाई होगी जितनी कि मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकता। तुम ऐसी चीज़ें देखोगे जो दूसरे लोग कभी नहीं देख पाते। अधिकतर लोग इन अवसरों को कभी नहीं देख पाते क्योंकि वे पैसे और सुरक्षा की तलाश करते हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ यही मिलता है। जिस पल तुम एक अवसर भांप लेते हो तो तुम जिंदगी भर अवसर भांप सकते हो। जिस पल तुम ऐसा कर लोगे, मैं तुम्हें कोई दूसरी चीज़ सिखाऊंगा। इसे सीख लोगे तो तुम जीवन के सबसे बड़े जालों में से एक से बच जाओगे। माइक और मैंने स्टोर से अपना सामान उठाया और हाथ हिलाकर मिसेस मार्टिन से विदा ली। हम पार्क में जाकर उसी पिकनिक बेंच पर बैठ गए और कई घंटे तक सोचते तथा बात करते रहे। स्कूल में भी हमने अगले सप्ताह सोचा और बातें की। 2 और सप्ताह तक हम सोचते रहे, बात करते रहे और मुफ्त में काम करते रहे। दूसरे शनिवार के अंत में मैं एक बार फिर मिसेस मार्टिन से विदा ले रहा था और कॉमिक बुक स्टैंड को हसरत भरी निगाह से देख रहा था। हर शनिवार 3 सेंट ना मिलने के बारे में सबसे दुखद चीज़ यह थी कि मेरे पास कॉमिक बुक्स खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं था। जब मिसेस मार्टिन ने माइक और मुझसे विदा ली तो अचानक मैंने उन्हें एक ऐसी चीज़ करते देखा जो मैंने पहले कभी करते नहीं देखा था। मिसेस मार्टिन कॉमिक बुक के सामने वाले पन्ने को आधे में काट रही थी। उन्होंने कॉमिक बुक का आधा कवर अपने पास रख लिया और बाकी की पुस्तक एक बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स में फेंक दी। जब मैंने उनसे पूछा कि मैं कॉमिक बुक्स का क्या करती हैं, तो उन्होंने कहा, मैं उन्हें फेंक देती हूँ। मैं कवर के ऊपर का आधा हिस्सा कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती हूँ। जब वह नए कॉमिक्स लेकर आता है, वह 1 घंटे में आने वाला है। माइक और मैंने 1 घंटे तक इंतजार किया।
जल्द ही डिस्ट्रीब्यूटर आ गया और मैंने उससे पूछा कि क्या हम कॉमिक बुक ले जा सकते हैं। मुझे बेहद खुशी हुई जब उसने कहा तुम उन्हें रख सकते हो, बशर्ते तुम इस स्टोर के लिए काम करते हो और उन्हें किसी को ना बेचो। हमारी पुरानी कारोबारी साझेदारी याद है। देखिए, माइक और मैंने इसे पुनर्जीवित कर लिया। माइक के बेसमेंट में एक खाली कमरे का इस्तेमाल करते हुए हमने वहां सैकड़ों कॉमिक बुक्स का ढेर लगाना शुरू कर दिया। हमने माइक की छोटी बहन को हेड लाइब्रेरियन नियुक्त कर लिया, जिसे पढ़ने में मजा आता था। वह लाइब्रेरी में आने वाले हर बच्चे से 10 सेंट लेती थी, जो हर दिन स्कूल के बाद 2:30 बजे से 4:30 बजे तक खुली रहती थी। ग्राहक यानी इलाके के बच्चे 2 घंटे में जितनी चाहें उतनी कॉमिक्स पढ़ सकते थे। यह उनके लिए बहुत बढ़िया सौदा था, क्योंकि एक कॉमिक 10 सेंट में आती थी और 2 घंटे में वे 5-6 कॉमिक्स पढ़ सकते। यह उनके लिए बहुत बढ़िया सौदा था, क्योंकि एक कॉमिक 10 सेंट में आती थी और 2 घंटे में वे 5-6 कॉमिक्स पढ़ सकती थी। माइक की बहन बच्चों के जाते समय उनकी तलाशी लेती थी। इस तरह वह सुनिश्चित करती थी कि वे कोई कॉमिक बुक छिपाकर साथ तो नहीं ले जा रहे हैं। वह हिसाब किताब भी रखती थी और यह लिखती थी कि हर दिन कितने बच्चे आए, वे कौन थे और उनके सुझाव क्या थे। माइक और मैं 3 महीने की अवधि में हर सप्ताह औसतन $9.50 कमा रहे थे। हमने उनकी बहन को एक सप्ताह में $1 की तनख्वाह दी और उसे मुफ्त में कॉमिक्स पढ़ने की अनुमति भी दी। हालांकि वह शायद ही कभी ऐसा करती थी, क्योंकि वह हमेशा पढ़ाई में लगी रहती थी। माइक और मैंने हर शनिवार स्टोर में काम करने और अलग अलग स्टोर से सारी कॉमिक्स बुक्स इकट्ठी करने का अनुबंध कायम रखा। हमने कोई कॉमिक बुक नहीं बेची और इस तरह डिस्ट्रीब्यूटर से किया वादा निभाया। जब कॉमिक बुक्स की हालत खस्ता हो जाती थी तो हम उन्हें जला देते थे। हमने एक ब्रांच ऑफिस खोलने की कोशिश की, लेकिन हम माइक की बहन जितने विश्वसनीय और समर्पित व्यक्ति को कभी नहीं खोज पाए। उस छोटी उम्र में ही हमें पता चल गया था कि अच्छे कर्मचारी खोजना कितना मुश्किल होता है। लाइब्रेरी खुलने के 3 महीने बाद वहाँ लड़ाई हो गई। पड़ोसी इलाके के कुछ बदमाश लड़के जबरदस्ती अंदर घुस आए और झगड़ने लगे। इस पर माइक के डैडी ने सुझाव दिया कि हम कारोबार बंद कर दें। इस तरह हमारा कॉमिक बुक कारोबार बंद हो गया और हमने सुपरमार्केट में शनिवार को काम करना भी छोड़ दिया। लेकिन अमीर डैडी रोमांचित थे, क्योंकि वे हमें नई चीजें सिखाना चाहते थे। बेखुश थे, क्योंकि हमने अपना पहला सबक बहुत अच्छी तरह सीख लिया था। हमने पैसे से अपने लिए काम कराना सीख लिया था। सुपरमार्केट में हमें काम के लिए तनख्वाह नहीं मिलती थी, इसलिए पैसे बनाने का अवसर पहचानने के लिए हमें मजबूरन अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना पड़ा था। कॉमिक बुक लाइब्रेरी हमारा खुद का कारोबार था। उसकी बदौलत हम अपनी आर्थिक स्थिति का नियंत्रण खुद कर रहे थे। इसके लिए किसी नियोक्ता पर निर्भर नहीं थे। सबसे अच्छा पहलू ये था कि जब हम वहाँ शारीरिक दृष्टि से मौजूद नहीं होते थे, तब भी हमारा कारोबार हमारे लिए पैसे उत्पन्न करता था। हमारा पैसा हमारे लिए काम करता था। तनख्वाह देने के बजाय अमीर डैडी ने हमें अनमोल नसीहत दी थी। अध्याय 1 सबक 1 अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। सार 9 साल की उम्र में रॉबर्ट कियोसाकी और उनके बचपन के मित्र को एक सहपाठी के बीच हाउस पर इसलिए आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि वे एक समृद्ध स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चे थे। उनके गरीब डैडी एक शिक्षक थे और अच्छे पैसे कमाते थे, लेकिन महीना चलाने के लिए हमेशा जूझते रहते थे। जब उन्होंने यह सलाह दी कि जाकर पैसे बनाओ, तो रॉबर्ट और उनके मित्र माइक ने यह काम सचमुच करने की कोशिश की। उन्होंने टूथपेस्ट के खाली ट्यूब लिए जो उस वक्त जस्ते से बनते थे। उन्होंने उन्हें पिघलाया और नकली निकल बनाने के लिए प्लास्टर के सांचों का इस्तेमाल किया। रॉबर्ट के डैडी ने उन्हें जल्द ही सही राह पर पहुंचा दिया। उन्होंने यह सलाह दी कि उन्हें माइक के डैडी से पूछना चाहिए, जिन्होंने कभी 8वें ग्रेड की पढ़ाई पूरी नहीं की थी, लेकिन वे बहुत से सफल व्यवसाय चलाते थे। माइक के डैडी, पुस्तक के अमीर डैडी, उन्हें सिखाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनकी कुछ शर्तें थीं। उन्होंने कहा कि इसके लिए दोनों लड़कों को उनके कन्वीनियंस स्टोर में हर शनिवार की सुबह 3 घंटे तक काम करना होगा, जिसमें डिब्बों की धूल साफ करना तथा दीगर सफाई शामिल थी। उन्होंने कहा कि वे 10 सेंट प्रति घंटे की दर से पैसे देंगे। रॉबर्ट आमतौर पर यह 10 सेंट कॉमिक बुक्स पर खर्च कर देते थे। इस नीरस काम और कम वेतन से रॉबर्ट का जल्दी ही मोह भंग हो गया। जब उन्होंने अपने मित्र से कहा कि वे यह काम छोड़ने वाले हैं, तो माइक ने कहा कि अमीर डैडी ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि ऐसा होगा और रॉबर्ट को जाकर उनसे मिलना चाहिए।
रॉबर्ट के डैडी स्कूल टीचर थे और व्याख्यान देते थे, लेकिन माइक के डैडी कम बोलते थे और एक बहुत अलग तरीके से